हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस पढ़ाई हैं, चर्चा के बारे में जानकारियाँ देता रहा हूँ। मैं बहुत सारी क्लासेज हैं जिनके माध्यम से मैंने चर्चा विषय किया है, जो सामयिक विषय रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के, है ना, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, या फिर यूँ कह सकते हैं जो अभी करंट में हमारी कंट्री के अंदर जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो पॉइंट्स चल रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर नॉर्मली हमारी जानकारी के लिए और एक अच्छी नॉलेज के लिए मैंने कई सारे टॉपिक्स को शामिल किया है। और उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक जो अभी कुछ दिनों से हमारे बीच में चर्चा में रहा है, उस विषय का नाम है श्रम कानून, लेबर एक्ट। लेबर एक्ट दोस्तों वह कानून है जो कि एक श्रमिकों की सुरक्षा और पार्टी के बीच में, यानी पार्टी से तात्पर्य यहाँ एक इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री के अलावा कोई फैक्ट्री वगैरह है, या फैक्ट्री के अलावा ऐसी कोई संस्था है जो मजदूरों को हायर करती है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो मजदूर कानून है, वो मजदूर कानून फैक्ट्री ओनर्स, या फिर जो यूँ कहें कि जो इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट हैं उनके बीच में और मज़दूरों के बीच में एक मध्यस्थता बिठाने के लिए जो तैयार किए गए कानून हैं, उन्हें हम मजदूर कानून कह सकते हैं। क्योंकि ये जो कानून है या ये जो रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेशंस मज़दूरों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे, ताकि मज़दूरों को उनका मतलब शोषण नहीं हो सके एक इंडस्ट्री लेवल पे, एक उद्योग लेवल पे, या हायर एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना। तो इस वजह से इन कानूनों को बनाया गया था। लेकिन अभी कुछ विषय चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से देश की इकोनॉमिक वीकनेस ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, और इस वीकनेस के कारण अब देश लड़खड़ाने की स्थिति में है। वैसे तो हम अभी भी काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन उससे पहले हमें संभलना ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, उससे पहले ज़्यादा संभलना ज़रूरी है। इस वजह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। लगभग सारी संस्थाएं या जो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, और जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रिफॉर्म होगी इसके अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल एक डिमांड है, टाइम की डिमांड है, या इस महामारी की डिमांड भी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, कभी भी कोई टाइम आता है या कोई त्रासदी का समय होता है, तो त्रासदी के समय पर हमारे देश में या किसी भी देश में आपातकाल लागू होता है। तो आपातकाल के दौरान जिस तरह से सारे अधिकार लोगों के प्रभावित होते हैं, एजेंसीज के अधिकार प्रभावित होते हैं, उद्योग इंडस्ट्रीज के अधिकार प्रभावित होते हैं, उसी तरीके से श्रम अधिकार को भी प्रभावित करके यहाँ पर आपको बताया है। क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस है, इससे भयानक त्रासदी शायद हमारी जो वीक इकोनॉमिकल सिचुएशन है, अगर ये ज़्यादा वीक हो जाएगी तो ज़्यादा भयानक त्रासदी देखने को मिल सकती है। इस वजह से क्या है, कोविड-19 का तो प्रभाव हम धीरे धीरे देख रहे हैं, लेकिन अगर वीकनेस ज़्यादा, इकोनॉमिकल वीकनेस हमारी गिर गई है, स्तर हमारा गिर गया, आर्थिक स्तर, तो उस वजह से हम क्या है कि ज़्यादा ही किसी भयानक त्रासदी का शिकार हो सकते हैं, इससे बड़ी महामारी का शिकार हो सकते हैं, जो हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए ज़्यादा दुखदायी साबित हो सकती है। इस वजह से उस जो हमारा आर्थिक स्तर है उसे गिरने से बचाने के लिए ही इस तरह के कानून अभी आपको देखने बाकी हैं, और उन्हीं में से ये कानून है हमारा श्रम कानून। ठीक है, तो श्रम कानून दोस्तों, इससे पहले हमारे संविधान में भी इसको सम्मिलित किया गया था, अमेंडमेंट्स के द्वारा भी इसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक आज की मैं इस क्लास में आपको रूबरू करवाऊंगा
श्रमिकों के अधिकार से, या फिर जो इंडस्ट्री लेवल पे ओनर्स के जो अधिकार होते हैं, बिजनेसमैन के जो अधिकार होते हैं, इसके अलावा क्या क्या एक्ट या अमेंडमेंट या क्या सिचुएशन है, कौन कौन से कानून जो अभी हमारी यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट या यूं कहें कि कुल 6 राज्यों के द्वारा जो बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके अंदर जिन विषयों को शामिल किया है उन विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे। उन सभी विषयों को मैं आपको बताऊंगा, लेबर यूनियन से रिलेटेड वगैरह, रेगुलेशन से रिलेटेड, उसका एनालिसिस, रिफॉर्म क्यों किया गया, व्हाट एंड व्हाई क्या सिस्टम है, ठीक है, क्यों किया गया, इकोनॉमिकल वीकनेस की रिपोर्ट क्या है, ठीक, सभी स्टेट की अलग अलग सिचुएशन है, कौन से स्टेट में किस तरीके से रह सकता है, वो सारी चीजें हम आज स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखो, श्रम कानून में बदलाव, मैंने इसे एक टॉपिक नाम दिया है। तो इस दौर में आपको कई सारी न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी, इस विषय पर आपको सामने भी कई सारी बातें आ रही होंगी। तो इसे हमें थोड़ा ज़्यादा समझना, थोड़ा गहराई से समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमें समझते हैं कि क्या है ये। इससे पहले इस तरीके से जैसे श्रम कानून में जो बदलाव चल रहे हैं, उसी तरीके से 1991 में भी पहले भी श्रम कानूनों में बदलाव का एक दौर आया था, यानी श्रम कानूनों में बदलाव किया गया था। हाँ, तो दोस्तों फिर मैं एक बात और स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक मुहावरा है जो गाँव में या शहरी स्तर पर भी या आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, यानी काफी ज्यादा प्रचलित अवस्था में देखने को मिलता है, लोग उसका रिपीटेशन करते हैं। वो मुहावरा आपने भी सुना होगा कि मजदूर का पसीना सेठ का सोना, मजदूर का पसीना सेठ का सोना। तो दोस्तों यही मुहावरा, यही कहावत आज सत्य साबित होने जा रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे देश में जो त्रासदी बढ़ी है, उस त्रासदी के दौर में ये बिल्कुल सही बैठता है कि इसका सारा इफेक्ट जो पड़ेगा वो मजदूर पर पड़ेगा। क्यों मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिकल ढांचा है, भारत का जो इकोनॉमिकल ढांचा है, वो ढांचा ही या उसकी सिचुएशन, पोजीशन ही ऐसी बनी हुई है कि उसका किसी भी कंडीशन को आप लेकर देख लीजिएगा, उसका इफेक्ट हमेशा उन बेचारे मजदूरों पर पड़ता है। और आज भी यही सिचुएशन होगी और आगे भी शायद ये देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे भारत देश में जिस तरह से लोकतंत्र को एक लोकतंत्र का एक अनुचित यूज किया जाता है। मैं यूं नहीं कह रहा किसी गवर्नमेंट ने किया है या किसी दल ने किया है, ये बिल्कुल भी नहीं। किसी को या किसी की तरफ कोई इंगिनेशन, मतलब मेरा कोई मतलब उनको इंगित नहीं कर रहा हूं मैं किसी पार्टी या दल को, ठीक है दोस्तों। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो अनुचित प्रयोग है हमारे संवैधानिक ढांचे का या फिर उसके कानून बदलाव का, तो वो उसी वजह से सारी चीज़ें हैं, सारी सिचुएशन, पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग ढल चुकी हैं, नेताओं के बीच में है ना, और अनपढ़ों के बीच में भी है। इस बात को हम कह सकते हैं, छुपी नहीं है ये बात, क्योंकि शासन जहाँ पढ़े लिखों के हाथों में होना चाहिए, वो अनपढ़, मतलब कहने का मतलब जो नेता लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो शासन संभालने लायक भी नहीं है ना, वो लोग भी उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। ऐसी कुछ पोजीशन हमारी बनी हुई है। तो इस वजह से ऐसे प्रभाव आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, इससे पहले भी आपको देखने को मिले होंगे। तो मैं बात करूं श्रम कानून में क्या है, ये श्रमिक कानून में क्या करना है, क्या क्या सिचुएशन चेंज होगी, ठीक। श्रमिक कानून इससे पहले भी बनाया जा चुका था, तो लेकिन श्रमिक लॉ में क्या क्या चीजें सस्पेंड की गई हैं, किन किन जो अधिकार हैं, श्रमिकों के अधिकार हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, यानी उन्हें कंज्यूम कर दिया गया है, उन्हें कम कर दिया गया है, उन्हें मतलब संगुठित कर दिया गया है, या मतलब उनको सिकुड़ दिया गया है। यानी जितने भी जो श्रम कानून के तहत जो कानून में जो अधिकार दिए गए थे मजदूरों को, उनको कम करने का प्रयास किया गया है। इसे हम कह रहे हैं सस्पेंड करना। लेबर लॉज को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है।
अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत सारी जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग तथ्यों को बता रहे हैं, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यूपीएससी लेवल या फिर इसके साथ में एक अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर का बोलबाला रहा है या रहता है, तो आपको सिर्फ तथ्यों पर फोकस करना है, तथ्यात्मक जानकारियों को याद करना है, यही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक, तो इसके अलावा जो मैं बात करूं कि लेबर लॉ में सस्पेंड जो हुए हैं, जो कानून जो सस्पेंड हुए हैं, ये कानून सारे के सारे जो श्रमिक कानून के तहत कानून है, ये 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। लेबर यूनियन से रिलेटेड कानूनों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा सेटलिंग वर्क डिस्प्यूट्स कानूनों को जो कानून है, डिस्प्यूट से संबंधित कानून है, उन्हें भी संगुठित कर दिया गया है, सिक्योर दिया गया है, कंज्यूम कर दिया गया है, सस्पेंस कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेशन फॉर वर्किंग कंडीशंस, इन कानूनों को भी कंज्यूम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग्स अदर्स, या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठेके से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उन चीजों के भी अधिकारों में बदलाव किया गया है। ये चीजें बदलाव, इन चीजों में बदलाव किया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये जो 4 नाम लिए हैं, इसमें आपको कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं मिली होगी, बट मैं फिर भी आपको इनको एक बार खोल के ओपनली बता देता हूं कि जो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन से रिलेटेड जो श्रमिक कानून में बदलाव किया गया है, उसका मतलब है कि जो अभी श्रमिक संगठन बने हुए हैं या जो संघ बने हैं श्रमिकों के, विभिन्न कर्मचारियों के जो संघ बने हैं लेबर लेवल पर, है ना, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर्स हैं जो कि एक कम्युनिटीज बना लेते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो उन संगठन से रिलेटेड अपने अधिकारों को लड़ने के लिए जो संगठन बनाते हैं, तो उन्हीं संगठनों से रिलेटेड कानूनों में भी अब बदलाव किया गया है। यानी उन संगठनों की बातों को अब नहीं माना जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब वो संगठन है जो किसी फैक्ट्री को बंद करने के लिए या उसमें काम करने के लिए भी इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते हैं, उसमें उनकी जवाबदेही नहीं होगी। ऐसा भी हमारे सामने भी कई सारी बातें बीच में आ रही हैं कि आरएसएस भी इस चीज के खिलाफ उतर आया है। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, उन बातों को हमें शामिल नहीं करना है। उसके बाद में बात करें, एक सेटलिंग वर्क डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है। श्रमिक कानून में जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट से संबंधित बात करें तो श्रमिकों के साथ में कई सारे विवाद उन्हें इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं, फैक्ट्रीज में देखने को मिलते हैं। उनके साथ में कई तरीके का शोषण किया जाता है, वेतन से लेकर के, असुरक्षा से लेकर के, इसके साथ में उनकी मान हानि से लेकर के कई प्रकार के शोषण किए जाते हैं। तो वो जो जितने भी विवादास्पद चीजें हैं, उन चीजों को भी अब इग्नोरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब उनकी उपेक्षा की जाएगी। उपेक्षा करने का मतलब स्पष्ट ही कर दिया गया है, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं यही चीज स्पष्ट कर दी गई है। कहने का तात्पर्य एक ऑर्डर रूप में अलग हो सकता है, बट उनका सार पूरी तरह से यही है। यानी सेटलिंग वर्क डिस्प्यूट्स जो भी जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या हो गए, अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 3 साल के लिए मजदूरों को असंगठित रहना पड़ेगा और असंगठित रहकर काम करना पड़ेगा और ओनर के कब्जे में रहना पड़ेगा, मालिक के कब्जे में रहना पड़ेगा। अगर काम करना है तो मालिक के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इस मजदूर को रखे या ना रखे, वो हटा ही देगा। क्योंकि अब जो नियमित वाला सिस्टम था, रेगुलेशन से रिलेटेड जो कानून का सिस्टम था कि मजदूरों के जो इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्री है, उसे कम से कम 20 मजदूर या फिर जो छोटे लेवल की हैं उनमें 50 मजदूर है ना, जो नियमित तौर पर रखे जाने चाहिए। लेकिन अब उन्हें रेगुलर न करके अब है ना, जो उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहेगी इंडस्ट्रीज के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, इस चीज को लेकर के। इस वजह से अब क्या है कि नए जो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मजदूरों को भर्ती करें या कितने कर्मचारी लगाएं या कितने लोगों को हायर करें एंड फायर करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यही पॉलिसी उनकी हायर एंड फायर पॉलिसी कहलाती है, जो अब पूरी तरह से इफेक्ट रूप में आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें हम रेगुलेशंस फॉर वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी जो वर्क कंडीशन है, या यूं कहूं कि अगर मान लो
कि अभी जैसे डिमांड ज़्यादा बढ़ती है बाजार में किसी चीज़ को लेकर के, तो मजदूरों से टाइमिंग के हिसाब से भी ज़्यादा काम लिया जा सकता है, और यदि मान लो डिमांड कम है तो मजदूरों को हटाया भी दिया जा सकता है। ये रेगुलेशन से रिलेटेड कानून है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह की चीजें होंगी। मैं इमोशन से लेकर के नहीं बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट है, सारे जो तथ्यों पर आधारित है, न्यूज चैनलों पर जो चल रहे हैं, टॉप न्यूज चैनलों पर, या जो जानकारियां हमें अखबारों में या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, ठेके से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें भी काफी बदलाव आएगा। और इसके बाद में मैं बताऊं कौन कौन से एक्ट बदल रहे हैं। द मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी बदलेगा। ठीक है, उसके तहत भी बदलाव किया गया है। उसके तहत बदलाव भी कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि अब जो 15,000 तक जिनको कर्मचारियों को या मजदूरों को जो सैलरी मिलती है, उससे कम सैलरी वालों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा पहले जहां मजदूर 8 घंटे काम किया करता था, अब मजदूर 12 घंटे काम करेगा, और लेकिन उसको जो वेतन दिया जाएगा वो 8 घंटे के आधार पर नहीं बल्कि 12 घंटे के आधार पर ही दिया जाएगा। यानी 8 घंटे के आधार पर तो वेतन जो दिया जाता था वो तो फिक्स है, लेकिन जो 12 घंटे के आधार पर इस तरीके से दिया जाएगा कि उसे 8 से 12 यानी 4 घंटे का जो है एडवांस पैसा मिलेगा काम करने का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैटरनिटी एक्ट भी में भी बदलाव किया गया है। मैटरनिटी एक्ट का मतलब होता है जो महिलाओं से संबंधित जो मातृत्व से रिलेटेड जो चीजें थी उनके भी कानून में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। ठीक है, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियंस मैंने आपको समझाया जैसा कि, तो उन चीजों में भी बदलाव है। डिस्प्यूट्स एक्ट में भी बदलाव किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी बदलाव किया गया है। ठीक है, इन चीजों में, सभी चीजों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो दोस्तों, सारे ही कानून नहीं बदले गए हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जो अभी भी हमारे फॉर्म में रहेंगे, बिल्कुल वो प्रभाव में रहेंगे। जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम का जो कानून है, या बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जो अबॉर्शन का कहने का मतलब है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन 1976 एक्ट। तो ये जो लेबर को बॉन्ड करना या जो बॉन्डेड सिस्टम था जिसके अंतर्गत मतलब लेबर से बॉन्ड, कंपनी के अंदर बॉन्ड किया जाता था, एक मतलब सिस्टम बिठाया जाता था जिसके तहत ये कहा जाता था कि भाई साल भर के लिए ये काम करूंगा मैं। तो ठीक है ना, ये कानून है ना, ये जो कानून है इस कानून को रिफॉर्म नहीं किया गया है, जैसा ये पहले था वैसा के वैसा रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट भी 1923, इस एक्ट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा कौन सा एक्ट है, 3 एक्ट है ऐसे। बिल्डिंग एंड जो कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड जो एक्ट है 1996, इस एक्ट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इन तीनों एक्टों को इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। श्रम कानून में बदलाव के तहत आपका जो वर्किंग टाइम है वो 12 घंटे हो जाएगा। पहले जो 8 घंटे हुआ करता था वो 12 घंटे होगा, और वीकली टाइमिंग है वो 72 घंटे हो जाएगा। 72 घंटे का मतलब है आपको एक वीक में 72 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, ये वर्कर एक्ट है कि कम से कम 72 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और ये व्यवस्था है जो 3 साल तक लागू रहेगी। ये डिपेंड करता है स्टेट पॉलिसी के ऊपर भी कि वो स्टेट किस तरह से इस टाइम पीरियड को बढ़ावा दे करके रखता है या कम करता है। ये उसकी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देने से लेकर जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गुजरात वाला राज्य है, ठीक है ना, गुजरात वाला राज्य है जो कि 1200 दिनों के लिए इसको बढ़ा रहा है, कोई इसको 1000 दिनों के लिए बढ़ा रहा है, कोई कितने दिनों के लिए बढ़ा रहा है। तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जीडीपी को किस तरीके से वो बढ़ाते हैं, क्या उसको ग्रोथ देते हैं। ठीक है, और अभी तक ये 6 राज्यों में लागू होने के कगार पर है। 6 राज्यों में राज्यपाल को इस एक्ट के से रिलेटेड प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। ठीक, लेबर कानून है जिसमें एक लेबर यूनियन से रिलेटेड एक्ट आता है, या लेबर संगठनों से रिलेटेड जो बातें होती हैं, या लेबर संगठन जो होता है, जो विषय है, ये विषय संघ सूची का विषय है दोस्तों। किस सूची का? संघ सूची का। इसके अलावा लेबर से रिलेटेड जो अन्य सभी कानून या अधिकार की जो बातें हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची का
सॉरी संघ सूची का नहीं है, वर्कर यूनियन का है, जो कि किसका विषय है, राज्य, मतलब सारे यूनियन नहीं, ये राज्य सूची शामिल भी नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मैंने आपको इस वजह से बताया कि कुछ स्टेट के यूनियंस भी होते हैं, तो उन यूनियन से रिलेटेड जो रेगुलेशंस के और कंज्यूमेशंस के या कंजर्वेशंस के जो रूल्स होते हैं, उन रूल को राज्य सूची में शामिल किया जाता है, तो उनमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो वर्कर यूनियन है स्टेट का, उसको किसमें, राज्य सूची में रखा जाता है। तो यहां तक तो ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन समवर्ती सूची का विषय ये तब बन जाता है जब उसके हक, अधिकार, रेगुलेशन, वर्किंग कंडीशंस के जो सारे कानून है, ये जो सारे विषय हैं, अन्य जो सूची के विषय हैं, उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। इसका मतलब इन कानूनों के ऊपर किसी भी चेंजेस को लेकर केंद्र गवर्नमेंट की मुहर भी लगना जरूरी होता है, यानी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा भी इन्हें पारित होना जरूरी होता है। इसलिए ये, क्योंकि ये क्या है, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं, इसमें दोनों को कंजोमेशन करना पड़ता है, दोनों को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है, और तब जाके ही किसी कानून के ऊपर रिफॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है और यूपी है। ठीक है, हायर एंड फायर पॉलिसी पूरे प्रभाव से लागू रहेगी। हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब होता है कि राजा का राजा रहेगा और जो मजदूर है वो मजदूर होता ही जाएगा। इस तरह की सिचुएशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये मालिक के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो कितने ही मजदूर लगाए, कितने ही दिन के लिए लगाए, या कितना हटाए, किसको लगाए किसको नहीं लगाए, उसके इच्छा अनुसार वो लगा सकता है, इच्छा अनुसार जब चाहे जब वो किसी को भी भगा सकता है, ऐसा ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये बैक में है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सामने आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे आप जहां पर एक्चुअल कंडीशंस जाकर देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ये सारा बवंडर का काम क्यों किया गया, मैंने आपको आते ही बताया। तो ये हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए किया गया है, जो वीकनेस आई है उसे बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके बाद में मैं बात करूं तो इसमें क्या है, मजदूरों को अफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, कई सारे उनको असुरक्षाएं झेलनी पड़ेगी दोस्तों, उसके उनके साथ शोषण भी किया जा सकता है, मालिक के द्वारा, फैक्ट्री मालिक के द्वारा, बिजनेसमैनों के द्वारा। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या करें कि जो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मजदूरों की संख्याओं को बढ़ावा देना ज़्यादा जरूरी है, या फिर कई राज्य ऐसे हैं जहां मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें भी सामंजस्य बिठाने के लिए भी ये कानून में बदलाव जरूरी हो गया था। कई सारे, जैसे अभी हम मजदूरों को दूसरे राज्य से अपने अपने राज्य में लाने का जो प्रयास चल रहा है, तो इसमें क्या इंडस्ट्रीज के अंदर जो मजदूरों की आवश्यकता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना, मजदूरों की संख्या को लेकर प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से इस तरह के का चेंजेस भी करना जरूरी था। ठीक है, और इससे मजदूरों की कुशलता भी काफ़ी, ये एक पहलू देखने को मिलता है, पॉजिटिव पहलू, कि मजदूरों की कुशलता में बढ़ावा मिलेगा, है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होना है तो सिर्फ ये होगा कि मजदूरों का शोषण होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी मालिक जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के या जो बिजनेसमैन है, उनके द्वारा ये पूरी तरह से मतलब ये पूरी तरीके से हम ये इस बात को नहीं कह सकते हैं कि वो शोषण नहीं करते, वो मतलब उनके वेतन को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के शोषण किया जा सकता है, और वो अब ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं रहेगी। जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं या जो 100 लोगों की फैक्ट्रीज है, 100 लोगों को हायर करती है कम से कम, तो वहाँ पर अब लेबर अधिकारी नहीं जाएंगे, यानी जो श्रम अधिकारी होते हैं वो चेक करने के लिए भी नहीं जाएंगे। ठीक, पहले तो यही डर हुआ करता था, लेकिन अब वो चेक करने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने बता दी हैं। इसके अलावा एक चीज और है, एक छोटी सी जानकारी, एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या फिर मैं यूं कह देता हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ILO बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इसमें कितने कोर्स शामिल किए गए हैं? 8 कोर्स शामिल किए गए हैं। लेकिन भारत में मजदूरों से रिलेटेड जितने अधिनियम में जो जितने कोर्स को शामिल किया गया है, ILO के जितने प्रावधानों को शामिल किया गया है, वो प्रावधान
मतलब सारे हैं, लेकिन उनमें से 2 प्रावधानों को भारतीय कानून के अंदर मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है ना। तो ये चीजें हमें छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए कि आईएलओ की स्थापना 1919 में, इसका मुख्यालय कहाँ है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है। तो ये, और इसके अलावा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ट्रेटी ऑफ वर्साई है, वर्सली है, ट्रेटी ऑफ वर्सली एक संस्था है, उसके द्वारा आईएलओ स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया था इसको। ठीक है। उसके बाद में ये परिचर्चा में रहा है, और कई कई राज्यों में ये 1000 दिन तक रहने वाला है, कई कई राज्यों में 1200 दिन तक रहने वाला है। 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए वो स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको जानकारी, आशा है पसंद आई होगी। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और थोड़ा देखो सपोर्ट भी दिखाएं, ये बहुत ज़्यादा बेटर है, ज़रूरत है ये भी हमारी, क्योंकि हम हमारी ये आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हम चाहते हैं कि अधिकतर लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे, और हमारी भी पहुंच वहाँ तक बन जाए जहाँ तक हम सोच कर बैठे हैं कि लोगों को हम एक दिन सारी जानकारी हम हमारे माध्यम से सही और सटीक प्रोवाइड करवाएंगे, और लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और जानकारियों के साथ में, नई नई जानकारियों के साथ में। हमारी क्लास में जो हिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं वो नए टॉपिक्स अब जो बाकी हैं वो टॉपिक्स आने वाले हैं, और पूरी हिस्ट्री हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय एंड सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।